लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर 18 घंटे की मैराथन चर्चा जारी है। परिसीमन से जुड़े बिल पर भी सदन में बहस हुई और इस बीच सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा कि अगर बिल का विरोध किया तो कीमत चुकानी होगी। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष को साथ चलने का भी आग्रह कर दिया। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने क्रेडिट विपक्ष को देने की भी बात कह दी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। बिल पर सदन में मैराथन बहस लगातार जारी है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बिल के आने से महिलाओं का उत्थान होगा, पहले से ज्यादा विकास होगा, आधी आबादी को पूरी शक्ति देने के लिए ये बिल जरूरी है। तो वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सांसदों का क्या कुछ कहना है। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। जो हर जगह महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सब तब समाप्त होगा और जो महिलाएं आगे बढ़कर आएंगी तो उनको वो एक इंस्पिरेशन बनाएंगे बाकी महिलाओं के लिए। तो किस मकसद से लाए हैं, असली बात तो वो है। क्या मकसद है कि एकदम जल्दी में आप ये लेकर आए हैं? किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये सभी पार्टी के लिए। जहां इनको अच्छा लगेगा वहां जोड़ रहे हैं, जहां इनको कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा यहाँ तोड़ रहे हैं। ये किस हिसाब से, किस तरीके से कर रहे हैं? महिला का हक है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का इच्छा है जरूर महिला को रिजर्वेशन देना चाहिए। संसद में परिसीमन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा सत्र में लाए गए इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की दिशा में तेजी लाना है। हालांकि अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस को इस बिल में जहर नजर आ रहा है। परंतु डिलिमिटेशन में जो एक जहर है जिससे लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, विपक्ष खत्म किया जाएगा, हम उसके विरोध में है, उसका विरोध करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि विरोध क्यों हो रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है, जो 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और डेलिमिटेशन से जोड़ा गया है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष का विरोध महिला विरोधी है। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? महिला आरक्षण का मुद्दा सालों पुराना है, इस पर जमकर सियासत होती रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया है। अब तक के चुनाव प्रचार में सीएम योगी के निशाने पर ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता रहे। उन्होंने कहा कि अब बंगाल के युवाओं को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 मई के बाद ये कहीं नजर नहीं आने वाले। 4 मई ये वही तारीख है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सीएम योगी का दावा है कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलने वाली है। आसनसोल के बाराबनी में सीएम योगी ने कहा कि बंगाल के लोगों को अब टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 मई के बाद इनमें से कई झाड़ू लगाते दिखेंगे। दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी ने आज और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार किया। दौरान उन्होंने बंगाल के लोगों से भय मुक्त, माफिया मुक्त, अपराध मुक्त और बुलडोजर मुक्त कार्रवाई के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की, जिस पर वहां जमकर सियासत भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी समर में आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। वहीं इस दौरान हुमायूं कबीर के गढ़ में जाकर मुख्यमंत्री योगी ने चुन चुन कर सियासी बाण से विपक्ष पर आघात किया और जमकर निशाना साधा। साथ ही हुमायूं के चैलेंज को दरकिनार करके रामपुरहाट में चुनावी रैली कर अपने इरादे साफ कर दिए।
दरअसल रामपुर हाट से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब 81 किलोमीटर है, जबकि हुमायूं ने अपने बयान में कहा था कि बाबरी क्या उसके 101 किलोमीटर के दायरे में कई बीजेपी का आया तो गाड़ देंगे। योगी आए भी और वहां राम मंदिर की जय घोष करके ये बता दिया कि बंगाल में हिंदू बटेंगे नहीं। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। वहीं योगी ने अपने बयान से टीएमसी और हुमायूं की हेकड़ी जमीन में ही दफन कर दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में नेता शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में टीएमसी के समर्थकों ने अचानक नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बाली में बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में निकाले गए इस रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिसके बाद माहौल गर्म आ गया और जबरदस्त नारेबाजी के बीच स्थिति और तब बिगड़ गई जब टीएमसी समर्थक कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। इस दौरान शुवेंदु भी अपना आपा खो बैठे और गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बलों की तत्परता के चलते स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने और चुनाव प्रचार में बाधा डालने की कोशिश का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता ममता बनर्जी पर हिंसा के आरोप लगाते थे, लेकिन इसी बीच सुन्नी मुसलमानों के धर्म गुरु में से एक ने ममता बनर्जी पर वोट लूटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यहां पहले भी वोटों की लूट हुई है और अब फिर से लूटने की तैयारी चल रही है। आरोप लगाने वाले सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा इब्राहिम का कहना है कि 2021 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट की चोरी की थी। 21 में जो पंचायत वोट है ना, ये वोट को ममता बनर्जी चोरी करके ले लिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में पीरजादा इब्राहिम ने आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति ममता का विरोध करता है उसे उनके गुंडे परेशान करते हैं, बमबाजी करता है, लूट करता है, मरता है, हाँ, छप्पा मरता है, इसलिए ये जो वोट आता है ना। आंकड़े भी पीरजादा इब्राहिम के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। 2021 के चुनाव के पहले और बाद में पश्चिम बंगाल में 1934 से 1970 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 1168 एफआईआर हुई। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज नहीं करने की भी शिकायतें आई। सीबीआई ने कुल 91 गंभीर मामलों की जांच की, जिसमें हत्या, बलात्कार, मारपीट के आरोप लगे। ज्यादातर आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे। नोएडा में हुए बवाल पर अब तक हुई कार्रवाई में जो मामले सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हिंसा के लिए भड़काने, आगजनी और पथराव में गिरफ्तार ज्यादातर लोग श्रमिक थे ही नहीं, वो बस इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर अराजकता फैलाना चाहते थे। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल जांच के दौरान आगजनी में 17 उपद्रवियों की पहचान हुई। इसमें से 11 को अरेस्ट किया गया, जिसमें 60 श्रमिक नहीं है। इस मामले में अब तक 66 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनमें से 45 श्रमिक हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जा सके इसलिए बाहर से हायर करके बुलाए गए थे और उन्होंने ही ये सारी जो घटना है उसको अंजाम दिया। सूची जरा ये लोग केवल श्रमिक प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक अरेस्ट हुए लोगों में कई मजदूर बिगुल संगठन से जुड़े हुए हैं, जो श्रमिक संगठन नहीं बल्कि अर्बन नक्सल से जुड़े हैं। इस खुलासे के बाद सीएम योगी ने देर रात ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में क्लियर कर दिया, अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। वहीं नोएडा बवाल के दौरान जांच में जिस मजदूर बिगुल दस्ता संगठन का नाम सामने आया है, उनकी वेबसाइट को बताए गए एड्रेस पर जी न्यूज की टीम पहुंची, जहां से इस अखबार का प्रकाशन किया जाता है। तो वहीं मौजूद वॉलंटियर ने बताया कि इस अखबार का प्रकाशन यहां से होता है। मजदूर बिगुल यहां से वितरण होता है, यहां छपता है लखनऊ से। अच्छा, मजदूर बिगुल यहां से वितरण होता है। बाकी अभी जो प्रकाशक हम आ रही हैं। वहीं मजदूर बिगुल अखबार के फ्रंट पेज में इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध पर खबरें थी। वहीं जब हमारी टीम ने इस अखबार के प्रशासक कात्यायनी सिन्हा से बात करने की कोशिश की तो वो भड़क गई। नहीं, आप जाइए प्लीज। देखिए, हम विनम्रता पूर्वक कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानना नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहते। हम आपको कुछ बताने ये जो जाइए यहाँ से, हम आप जाइए। मैम, बहुत गंभीर आरोप है कि नोएडा हिंसा को लेकर आपके अखबार का नाम आ रहा है। इस दौरान वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई।
कि हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की, उन्होंने देखा, उन्होंने मना कर दिया कि बात करने से मना कर दिया। जी न्यूज की टीम वहां मजदूर बिगुल संगठन का पक्ष जानने गई थी, लेकिन सवाल से बचने के मतलब है कि यहाँ दाल ही पूरी काली है। नोएडा बवाल पर हुए खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त और साफ लफ्जों में निर्देश दिया है कि प्रदर्शन की आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही अब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी तैयारी हो रही है। जिन उपद्रवियों ने नोएडा के चौराहे पर श्रमिक प्रदर्शन की आड़ में आगजनी की, जिस चौराहे पर से पत्थर फेंके गए थे, जिन सड़कों पर खड़े होकर बवाल किए गए थे, अब वहां उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे। उन्हें सबक सिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर हिंसा करने की कोशिश करोगे तो क्या अंजाम होगा। दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि गैर श्रमिक उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएं। इतना ही नहीं, योगी ने अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने और साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। यानी उत्तर प्रदेश में अब उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग की तैयारी है। रायबरेली में धोखाधड़ी के एक मामले को लेकर जब अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने एसपी को फोन किया और मामले में कार्रवाई को लेकर अपडेट पूछा तो एसपी के रवैये को देखकर वो बिफर गईं, क्योंकि एसपी ने विधायक की पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं, हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। धोखाधड़ी के मामले में जब 1 महीने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पल्लवी पटेल ने एसपी की क्लास लगा दी। उन्होंने एसपी से पूछा कि कार्रवाई करने के लिए पुलिस को और कितना समय चाहिए। 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए, और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं, जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है। विधायक की क्लास लगाने पर एसपी ने मामले को 15 दिन में निपटाने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उनके ऑफिस वो पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के राइट हैंड माने जाने वाले आमिर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ। एक न्यूज चैनल के बाहर बाइक से आए अज्ञात हमलावरों ने उसे टारगेट किया और गोलियां दागकर फरार हो गए। पाकिस्तान के लाहौर में नजारा वैसा ही था जैसे धुरंधर फिल्म में दिखाया गया था। इस बार बंदूकधारियों की हिट लिस्ट में था भारत का एक पुराना और खूंखार दुश्मन आमिर हमजा। लाहौर की सड़कों पर एक न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर उसे घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये आमिर हमजा आखिर है कौन और क्यों इसकी जान लेने की कोशिश हुई। दरअसल खुद को मौलाना बताने वाला आमिर हमजा एक मामूली आतंकी नहीं है। आमिर हमजा को लश्कर तैयबा का रणनीतिक दिमाग माना जाता है। ये उन शुरुआती लोगों में से एक था जिन्होंने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर की नींव रखी थी। इसे संगठन का मुख्य विचारक कहा जाता है, यानी वो शख्स जो आतंकियों को तैयार करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता है। भारत और अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित किया हुआ है। हमजा पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक टीवी चैनल का कार्यक्रम खत्म करके घर जा रहा था। घात लगाए अज्ञात बंदूकधारियों ने आमिर हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नेशनल हाईवे के किनारे एक बक्से से महिला की लाश बरामद की गई है और इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। कौशाम्बी में रात के अंधेरे में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार से 2 लोग उतरे और संदूक को झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गए थे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। संदूक खोला गया तो सब दंग रह गए। उसमें से मिला महिला का शव, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन महिला के हाथ पर सूरज का टैटू बना हुआ है और जीव लिखा है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और लगातार होटल, दुकान, चौराहा पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी अपना अपना वर्क कर रही हैं। शीघ्र ही हम पूरा घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। फिलहाल पुलिस महिला की पहचान कराने की कोशिश में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये महिला कौन है और उसकी हत्या किसने और क्यों की। उत्तर प्रदेश में शहर शहर स्मार्ट मीटर पर बवाल शुरू हो गया है। लोग बढ़े हुए बिजली बिल की वजह से परेशान हैं। दरअसल इलाके में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, लेकिन अब शिकायत ये है कि इसका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। और यही वजह है कि महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। ये तस्वीरें जालौन की है, जहां घरों से महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई। ऐसा ही नजारा महोबा में भी दिखा, जहां महिलाएं अब पुराने मीटर लगाने की मांग कर रही हैं। दरअसल प्रीपेड मीटर की वजह से जितना रिचार्ज होता है उतने ही दिन बिजली मिलती है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां अमरोहा में बिजली बिल के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं कन्नौज में भी बिल की वजह से महिलाएं परेशान हैं।
हालांकि बिजली विभाग की तरफ से महिलाओं की आपत्ति पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपना लिया और शामिल हो गया। उसका नाम फैज खान से बदलकर सोनू चौहान रख दिया गया और इस दौरान हिंदू संगठन के लोग यहां मौजूद रहे। कालीबाड़ी मंदिर में फैज खान का मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। फिर पंडित ने कलावा बांधकर और टीका लगाकर फैज खान की घर वापसी करा दी। इस दौरान फैज ने जय श्री राम हर हर महादेव का जय घोष किया और इसके साथ ही फैज खान सोनू चौहान बन गए। हिंदू धर्म में शामिल होने के बाद सोनू ने भगवान के आगे माथा टेका और देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। फैज खान कई सालों से अपनी आस्था हिंदू धर्म में रख रहे थे। हिंदू संगठन से मिलने के बाद उसने हिंदू धर्म में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। तो वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि उसके परिवार के 5 अन्य सदस्य भी बहुत जल्द ही हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे। बारात की रौनक लाइट्स और पटाखों से होती है और इसके बिना बारात सूनी है, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां शादी की खुशियों में पटाखों ने खलल डाल दिया और बारात के दौरान अचानक से ही हड़कंप मच गया और 2 गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। वहीं इस दौरान कुछ लोग आग पर पानी फेंकते नजर आए, लेकिन पटाखों की गूंज से वो भी डर गए। दरअसल यहाँ एक कार में पटाखे रखे हुए थे और गर्मी की वजह से शीशे से सीधे तौर पर धूप पटाखों पर पड़ती रही। इस दौरान पटाखों में आग लग गई और देखते ही देखते शादी समारोह में खड़ी दोनों गाड़ियों में भी आग लग गई। वहीं दूसरी गाड़ी भी उसके चपेट में आई और आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। अब खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां कुलगो टोल प्लाजा के पास 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और उसके बाद गाड़ियों में यहां भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में एक ट्रक ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए, जबकि एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और टक्कर के बाद की ये तस्वीरें बता रही है कि हादसा कितना जोरदार है। देखिए कैसे तीनों ट्रक धू धू कर जल रहे हैं। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। आसपास के लोग तत्काल मदद में जुट गए, लेकिन एक ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और खलासी को नहीं बचाया जा सका। गुड़ लदा एक ट्रक धनबाद की तरफ जा रहा था, तभी टोल प्लाजा के पास खड़े एक 18 चक्का ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और 18 चक्का ट्रक आगे कोयला लदे ट्रक से टकराया। आग इतनी तेजी से फैली कि तीनों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। टोल प्लाजा के पास लगी इस आग और धमाके को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग सहम उठे। हालांकि 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपना लिया और शामिल हो गया। उसका नाम फैज खान से बदलकर सोनू चौहान रख दिया गया और इस दौरान हिंदू संगठन के लोग यहाँ मौजूद रहे। कालीबाड़ी मंदिर में फैज खान का मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। फिर पंडित ने कलावा बांधकर और टीका लगाकर फैज खान की घर वापसी करा दी। इस दौरान फैज ने जय श्री राम हर हर महादेव का जय घोष किया और इसके साथ ही फैज खान सोनू चौहान बन गए। हिंदू धर्म में शामिल होने के बाद सोनू ने भगवान के आगे माथा टेका और देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। फैज खान कई सालों से अपनी आस्था हिंदू धर्म में रख रहे थे। हिंदू संगठन से मिलने के बाद उसने हिंदू धर्म में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। तो वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि उसके परिवार के 5 अन्य सदस्य भी बहुत जल्द ही हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। यहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने इमामबाड़े और ईदगाह को ढहा दिया गया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के इस महाअभियान में योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन की घोषणा पहले ही की थी। इन 5 महाबलियों में जो 3 महाबली थे वो अवैध कब्जे की ईंट से ईंट बजाने वाले ये बुलडोजर हैं। देखिए कैसे 1, 2 और ये तीसरा बुलडोजर सरकारी जमीन में बने इस अवैध इमामबाड़ा और ईदगाह को मलबे का ढेर बना रहे हैं। बचे 2 महाबली इस पूरे एक्शन प्लान की डिमांड संभालने वाले संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और संभल के एसपी के बिश्नोई हैं। सीएम योगी के ये 5 महाबली संभल में न सिर्फ अवैध कब्जे को ध्वस्त कर रहे हैं, बल्कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। साथ ही संभल के भूमाफियाओं और कब्जाधारियों के इरादों को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। इमामबाड़ा ये बना हुआ इमामबाड़ा है, यहाँ ताजिया रखा जाता है और प्रशासन ने देखिए ये बुलडोजर ने अपना काम एक बार फिर शुरू कर दिया है। मैं दिखाऊंगा कि एक बार ये देखिए फोर्स खड़ी है और ये देखिए ये हिस्सा जो है उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अभी काफी बड़ा है, तो एक हिस्सा तोड़ दिया जा चुका था, अब ये दूसरा हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
संभल के करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो अवैध होगा उस पर बुलडोजर एक्शन होना तो तय है और ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं, जहां एक अवैध कब्जे के मिट्टी में मिला दिया गया है तो वहीं दूसरे की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जौनपुर से लेकर आगरा तक अतिक्रमण पर प्रशासन के बुलडोजर की नजर पड़ गई है। जौनपुर में तो पीला पंजा गरज भी पड़ा। दरअसल जौनपुर के केकारा तहसील में प्रशासन के बुलडोजर ने ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। यहां लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन बुलडोजर ने तो कुछ ही पलों में जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। और अब प्रशासन की नजर बाकी अवैध कब्जों पर भी पड़ गई है। आगरा में इस मजार पर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान लिया, जिसके बाद यहां भी अब कभी भी पीला पंजा चलने वाला है, क्योंकि इसे हटाने के लिए लंबे समय से नोटिस भी दिया जा चुका है। अब अवैध कब्जों पर तेज होती कार्रवाई से साफ है कि कब्जाधारी गैंग का मिट्टी में मिलना तय है। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस जमकर एक्शन ले रही है। वहीं अब हाईटेक तरीके से भी इन तस्करों को उत्तर प्रदेश पुलिस कमजोर कर रही है। कानपुर में ड्रग्स गैंग के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट पाउडर चलाया जा रहा है, जिसके तहत ड्रग्स लेडी गैंग पर स्ट्राइक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार था जब कानपुर में नशे के सौदागर के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक हुई। अब जरा ड्रोन की नजर से आपको पुलिस का एक्शन दिखाते हैं। देखिए कैसे आसमान से नजर रखते हुए ड्रोन उस इलाके में जूम करता है जहाँ महिला गैंग ड्रग्स का कारोबार कर रही है। ड्रोन से मिले इनपुट पर पुलिस भी उस इलाके में तुरंत धावा बोलते हुए महिला तस्करों को अरेस्ट कर लेती है। अब इस वीडियो में देखिए कैसे नशा तस्करों के अड्डों में घुसकर ड्रोन पूरी गैंग को खदेड़ रहा है। ड्रोन की दस्तक से ड्रग्स तस्कर में दहशत साफ देखी जा सकती है। ड्रोन की मदद से पुलिस के कानपुर के सचिंडी इलाके से 7 महिला और 1 पुरुष को अरेस्ट किया गया, जो काफी समय से इलाके में नशे का कारोबार कर रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा अवैध गांजा और 92,000 कैश भी बरामद किया। देश में हीट वेव का टॉर्चर शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा में तो गर्मी इतनी बढ़ गई कि सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश देना पड़ा। यूपी में अप्रैल के शुरुआती दिनों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत दी है और अब धूप तीखी होने लगी। बीते 24 घंटे में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रयागराज में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। बरेली में तापमान 38 डिग्री के आसपास बना रहा। महाराष्ट्र के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र का अकोला देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमरावती का तापमान 44 डिग्री, वर्धा का 43.9 डिग्री और नागपुर का 43.4 डिग्री दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है। यहाँ का तापमान 43 डिग्री तक चला गया। बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री दर्ज हुआ। रायपुर में तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ। यह हालत है जब अप्रैल का आधा ही महीना बीता है, तो सोचिए कि मई और जून में गर्मी कितनी विकराल रूप लेगी। गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। कल लखनऊ में 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, तो वहीं आज गाजियाबाद में आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। लखनऊ में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद जैसे ही आग ने विकराल रूप लिया, बस्ती में भगदड़ मच गई। गाजियाबाद में भी अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 150 से ज्यादा झुग्गियां देखते ही देखते जल उठी। धुएं के काले गुबार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल होगी। इस काले भयानक धुएं ने पूरा आसमान काला कर दिया और कई किलोमीटर से दिख रहा है। आग बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां लगाई गईं और घंटों तक पानी की लगातार बौछारें की जाती रहीं। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ में भी टेढ़ी पुलिया के पास 200 से ज्यादा झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। इस दौरान घरों के अंदर रखे कई गैस सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दर्जनों गरीब परिवार का सामान जलकर राख हो गया। बिहार से जहां एक थानेदार की अवैध कमाई से जुड़ा हुआ खुलासा हुआ है। ईओयू की जांच में पता चला कि 17 साल की नौकरी में थानेदार ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। पटना से लेकर दूसरे जिलों तक में अकूत संपत्ति बनाई। लेकिन अब इसकी अवैध कमाई का खुलासा हो गया है। ये वही घूसखोर दारोगा है जिसने 17 साल की नौकरी में 50 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने किशनगंज में इसके घर और सरकारी कार्यालय पर घंटों छापेमारी की है, जिसमें आलीशान मकान, अलग अलग बैंक में खाते और जमीन में निवेश के कागजात हाथ लग गए हैं।
आरोप है कि डील होने के बाद घूसखोर अभिषेक रंजन पैसे सीधे हाथ में नहीं लेता था, छोटी वसूली ड्राइवर और मुंशी के माध्यम से करता था और इन पैसों का इस्तेमाल संपत्ति बनाने और शौक पूरे करने में करता था। मुंबई के ताज होटल में लग्जरी स्टे की भी जानकारी मिली है। 2009 में ट्रेनी दारोगा से करियर शुरू करने वाला अभिषेक रंजन 17 साल में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया, जो कि उसकी कमाई से कई गुना ज्यादा है। अब ईओयू इसकी अवैध कमाई के नेटवर्क को खंगाल रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़ा बवाल हुआ। नाम और पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने का कुछ युवकों ने विरोध किया और इसके बाद यहां जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस तक को आना पड़ा। ये है इंडियन रेस्टोरेंट जिसे सौरभ नाम का शख्स चला रहा है, तो इसे लेकर विवाद क्यों? लेकिन इस खुलासे ने पूरी कहानी ही पलट दी। युवक ने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की। कुछ देर बाद युवक को इस बात पर शक हुआ कि इस इलाके में कोई भी हिंदू संचालित दुकान नहीं है, तो युवक डिलीवरी बॉय से पहले मौके पर पहुंच गया। खुलासा होते ही देखते देखते मौके पर तनावपूर्ण माहौल हो गया और हंगामा बढ़ने लगा। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया गया है। अगर आप केदारनाथ जाने वाले हैं और वहां पर आप रील बना रहे हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर समिति ने कई दिन सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल और फोन पूरी तरह से बैन होंगे। मंदिर परिसर में लगातार फोटो खींचने, वीडियो बनाने और रील शूट करने की घटनाएं सामने आ रही थी। कई श्रद्धालु दर्शन से ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में व्यस्त दिखते थे, जिससे लाइन में लगे अन्य लोगों को परेशानी होती थी। कई बार तो भीड़ का दबाव बढ़ जाता था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता था। कुछ मामलों में धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाती थी। अब यही वजह है कि इस समस्या को हल्के में न लेते हुए पूरी तरह से मोबाइल और कैमरे पर बैन लगाने का फैसला लिया है। मंदिर परिसर और उसके पास में ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि उसके कारण कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो दर्शनार्थी हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि प्रशासन और मंदिर समिति की ये सख्त पहल केदारनाथ धाम की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखने में कितनी कारगर साबित होती है। साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो सस्ते सोने के सिक्के बेचने का झांसा देकर लोग ठगी कर रहा था। इस गिरोह ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान और एक्टर आदित्य पंचोली जैसे नामचीन लोगों को भी अपना शिकार बनाया था। सस्ते सोने के सिक्के बेचने के नाम पर ठगी करने वाले इस गैंग पर स्ट्राइक करते हुए इनके सदस्यों को गुजरात और गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और 678 ग्राम सोना बरामद किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शातिर अंदाज में ये गैंग ठगी को अंजाम देता था। सबसे पहले ये कुछ असली सोने और चांदी के सिक्के दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते थे। जब उन्हें सिक्के असली लगते तो ये गैंग उन्हें सस्ते दाम पर ज्यादा सोना बेचने का झांसा देते। जब लोग इनके चंगुल में फंस जाते तो ये पीतल के नकली सिक्के थामकर उन्हें रफू चक्कर हो जाते। बताया जा रहा है कि इस गैंग का सरगना प्रभु भाई पिछले 25 सालों से इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। ये वही गिरोह है जो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान और अभिनेता आदित्य पंचोली जैसे नामचीन लोगों को भी अपना शिकार बना चुका है। राजस्थान के जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ने मध्य प्रदेश में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। यहां तक कि आरोपी ने अपनी पहचान भी बदल ली, लेकिन राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पहुंचकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये वही आरोपी है जिसने जयपुर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जो कि पुलिस से बचने के लिए जयपुर से मध्य प्रदेश फरार हो गया था। पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी मूंछ तक कटवा दी और यहाँ भी साजिश रच दी। दरअसल 2018 के एक पुराने डकैती मामले में मुरैना कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि इस पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती समेत करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। अब इस अपराधी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए मध्य प्रदेश से जयपुर लाया जाएगा, जहां छेड़छाड़ के मामले में पूछताछ होगी। इसीलिए कहते हैं कि कानून से बचने के लिए चाहे कितनी चालाकी कर लो, आखिरकार शिकंजे में आना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मोबाइल टावर पुलिस के लिए एक नया सिरदर्द साबित हो रही है, क्योंकि इस पर चढ़कर अब अपनी डिमांड पूरी करवाने का एक फैशन सा शुरू हो गया है। अब जालौन और शाहजहांपुर से ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं, जहां 2 युवक अपनी मांगे मनवाने के लिए एक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। यूपी के 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग टावर और 2 अलग अलग शख्स, लेकिन दोनों के इरादे एक टावर पर चढ़कर डिमांड वाला पावर गेम, जिसने पुलिस और परिजनों के भी हाथ पैर फुला दिए। सबसे पहले जालौन में टावर वाले इस पावर गेम की बात करते हैं। यहाँ एक युवक इसलिए टावर पर चढ़ गया कि उसकी प्रेमिका से शादी नहीं हो रही थी। इसी से नाराज होकर वो टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो शादी करने की जिद पर अड़ा रहा। काफी घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह उसे टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी उसने इसी तरह का ड्रामा किया था। वहीं शाहजहांपुर में तो ये युवक इसलिए टावर पर चढ़ गया क्योंकि उसकी पत्नी मायके से घर नहीं आ रही थी। पत्नी को मायके से बुलाने की मांग को लेकर युवक टावर पर चढ़ गया, जिसे भी समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। मध्य प्रदेश के सीधी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत लाखों रुपए की शराब को रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। देखिए कैसे सड़क पर 7,64,000 की शराब की बोतलें बिछी हुई हैं और सामने से आ रहा है रोड रोलर जो इस अवैध शराब पर सीधा वार करने को तैयार है। यहाँ ऑपरेशन प्रहार के तहत जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने देसी और विदेशी शराब को एक साथ नष्ट कर दिया। देखिए कैसे सैकड़ों बोतलें एक के बाद एक रोड रोलर के नीचे चूर चूर हो गई। ये शराब 507 मामलों में जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 7,64,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान SDM, तहसीलदार, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आगे भी अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहने की चेतावनी दी। यानी साफ है कि MP में कानून तोड़ोगे तो बच नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश के बागपत के विकास भवन में हो रही बैठक में उस समय हलचल मच गई जब एक अनोखा मेहमान अचानक सभा में पहुंच गया और DM की कुर्सी पर बैठ गया। किसानों की समस्याएं सुनने के लिए चल रही इस महत्वपूर्ण बैठक में एक लंगूर की एंट्री ने माहौल को गंभीरता से मुस्कान में बदल दिया। किसानों की मेजों से होते हुए लंगूर सीधे DM के पास जहां पहुंचा। लंगूर को अपने करीब देखकर DM अस्मिता उसे मटरू कहकर पुकारने लगी। DM ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ दी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर बैठ जाओ। आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, लेकिन DM ने पूरी तरह शांत और सहज व्यवहार किया। दरअसल मटरू कोई नया मेहमान नहीं है, वो अक्सर कलेक्टर परिसर में दिखाई देता रहता है और कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जाना पहचाना है।